लड़का हो या लड़की, दोनों को समान अधिकार मिलना चाहिए। जहाँ कुछ लोग अभी भी लड़की पैदा होने पर खुश नहीं होते क्योंकि उन्हें लड़का चाहिए रहता है, जिसकी वजह से वो लोग तांत्रिक और अंधविश्वास में इतना खो जाते हैं कि वो सही गलत का फर्क करना भूल जाते हैं और कुछ ऐसा कर बैठते हैं जो उन्हें नहीं करना चाहिए था। आज की कहानी एक ऐसे ही मैसूर राजघराने से ताल्लुक रखने वाली राजकुमारी की है, जिनकी 4 लड़कियां थी, लेकिन उन्हें एक बेटा चाहिए था, जिसके चलते उन्होंने तंत्र विद्या का सहारा लिया और इस एक गलती के चलते उन्होंने अपनी जान से हाथ धो बैठी। शाकिर खलीली का जन्म 27 अगस्त 1947 को चेन्नई के गुलाम हुसैन नमाजी और गौहर ताज बेगम मिर्ज़ा के घर हुआ था। उनके दादाजी दीवान सर मिर्ज़ा इस्माइल मैसूर राजघराने के दीवान थे। करोड़ों की संपत्ति की मालकिन शाकिर खलीली 18 साल में ही अकबर मिर्ज़ा खलील के साथ लव मैरिज हुई थी, जो कि भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी थे। काम की वजह से अकबर खलीली का ज़्यादातर वक्त हमेशा ही बाहर बीतता था। शाकिर खलीली अरबपति तो थी ही, साथ ही वो बहुत खूबसूरत और एक रियल एस्टेट डेवलपर भी थी। अकबर मिर्ज़ा और शाकिर खलीली की 4 बेटियां थी, लेकिन बेटा ना होने कारण घर में कभी कभार थोड़ा बहुत तनाव भरा माहौल हो जाता था। 1983 एक शाही फंक्शन अटेंड करने शाकिर खलीली दिल्ली आती है। यहीं उनकी मुलाकात श्रद्धानंद नाम के एक व्यक्ति से होती है, जिनका पूरा नाम मुरली मनोहर मिश्र, जो सागर मध्य प्रदेश के रहने वाले थे। श्रद्धानंद प्रॉपर्टी टैक्स के बारे में बहुत चालाक व्यक्ति था। उस वक्त ये रामपुर के नवाब की प्रॉपर्टी का देखभाल करता था और साथ ही वो अपने आप को तंत्र मंत्र का जानकार बताता था। श्रद्धानंद को जब यह बात पता चली कि शाकिर खलीली अरबपति है और उन्हें एक बेटा चाहिए है, तो वह उन्हें अपने प्रेम जाल में फंसाने की कोशिश करता है। उन दिनों शाकिर खलीली भी किसी प्रॉपर्टी को लेकर टेंशन में थी, जिसमें श्रद्धानंद ने उनकी मदद की। साथ ही उसने धीरे धीरे शाकिर खलीली के ऊपर अपना भरोसा बना लिया और उन्हें यह विश्वास दिला दिया कि वह अपनी तंत्र मंत्र की विद्या से बेटा पाने में मदद कर सकता है। श्रद्धानंद की नज़र शाकिर खलीली की प्रॉपर्टी पे थी और शाकिर खलीली को एक बेटा चाहिए था, जिसकी वजह से वह श्रद्धानंद से मिलने लगे और यही छोटी छोटी मुलाकात आगे चलकर प्यार बदल गई। आगे चलकर 1986 में शाकिर खलीली ने श्रद्धानंद से शादी कर ली और अपने पुराने पति अकबर खलीली को तलाक दे दी। शाकिर के इस फैसले से पूरा परिवार नाखुश था। तीनों बेटियां अपने पिता के साथ चली गई, लेकिन शाकिर अपनी सबसे छोटी बेटी सबा खलीली को लेकर बेंगलुरु के आलीशान महल में आ गई, जो कि बेंगलोर के रिचमैंड रोड में था। यहाँ शाकिर खलीली, उसकी छोटी बेटी और श्रद्धानंद तीनों रहा करते थे। सबा खलीली अपनी माँ की तरह ही बहुत खूबसूरत थी। आगे चलकर वह मॉडलिंग करने के लिए मुंबई शिफ्ट हो जाती है। सारे रिश्तेदार, यहाँ तक कि शाकिर खलीली की खुद की माँ ने भी उनसे बात करना बंद कर दिया था। सिर्फ परिवार में उनकी छोटी बेटी ही उनसे बात किया करती थी। मुंबई शिफ्ट होने के बाद सबा खलीली अपनी माँ से टेलीफोन के ज़रिए बात किया करती थी। 1991 अप्रैल और मई के महीने के बीच में शाकिर खलीली एक दिन अचानक गायब हो जाती है। यहाँ सबा मुंबई से अपनी माँ से बात करने के लिए टेलीफोन से कई बार फ़ोन लगाती है। कई बार तो फ़ोन रिसीव होता है, लेकिन कई बार बेल जाती है, लेकिन कोई जवाब नहीं देता। जब भी फ़ोन रिसीव होता था तो उसकी बात श्रद्धानंद से होती थी। सबा जब भी अपनी माँ के बारे में पूछती तो वो हर बार कुछ न कुछ बहाना करके बात को टाल दिया करता था। ऐसा करते करते 9 महीने से ज़्यादा हो गए थे। तब एक बार सबा गुस्से में आकर श्रद्धानंद को पुलिस की धमकी देती है। तब श्रद्धानंद उससे कहता है कि तुम्हारी माँ प्रेग्नेंट है और वो डिलीवरी के लिए यूएस गई है, वहाँ के रोजवेलेंट हॉस्पिटल में एडमिट है। श्रद्धानंद की बातों पर सबा का भरोसा नहीं हो रहा था, इसलिए उसने न्यूयॉर्क के रोजवेलेंट हॉस्पिटल का नंबर ढूंढा और फ़ोन करके उनसे अपनी माँ से बात कराने के लिए कहा। तब हॉस्पिटल के स्टाफ ने उन्हें साफ मना कर दिया। यहाँ शाकिर खलीली नाम की कोई पेशेंट नहीं है। सबा को श्रद्धानंद के ऊपर डाउट होने लगा। उसे लग रहा था कि उनसे कुछ छुपा रहा है। जून 1992 सबा बेंगलोर जाकर वहाँ की पुलिस स्टेशन में अपनी माँ की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाती है। साथ ही यह भी कहती है कि उसे श्रद्धानंद के ऊपर शक हो रहा है। यह केस करोड़पति महिला का तो था ही, जो 1 साल से लापता थी, इसलिए पुलिस तुरंत हरकत में आ जाती है
और शक के आधार पर श्रद्धानंद से पूछताछ करती है। वह पुलिस को यही बताता है कि साकिरे खलीली एक लंबी छुट्टी पर गई है, वह वापस आ जाएगी। दिन बीतते गए लेकिन साकिरे का कुछ पता नहीं चल रहा था और ना ही श्रद्धानंद के खिलाफ कोई पक्का सबूत मिल रहा था जिससे यह पता चल सके कि वह झूठ बोल रहा है या सच। उस समय पर फ़ोन नहीं हुआ करते थे, सिर्फ टेलीफोन या चिट्ठी के द्वारा ही बात की जाती थी, इसलिए पुलिस को भी साकिरे खलीली के बारे में पता लगाने में दिक्कत जा रही थी। अब इस केस में बेंगलोर क्राइम ब्रांच भी इन्वॉल्व हो जाता है, लेकिन वह लोग श्रद्धानंद से सख्ती से पूछताछ नहीं कर पाते क्योंकि उसकी पहुंच बड़े बड़े पॉलिटिशियन लोग के साथ थी। सबा खलीली को पूरा यकीन था कि उसकी मां के गायब होने के पीछे श्रद्धानंद का ही हाथ है, लेकिन वह कुछ कर नहीं पा रही थी। 1991 में गायब हुई साकिरे खलीली के बारे में कुछ पता नहीं चल रहा था। 3 साल बीत गए थे, लेकिन क्राइम ब्रांच के हाथ कुछ नहीं लगा था। यहाँ तक कि श्रद्धानंद को भी क्लीन चिट मिल गई थी। अब बस वक्त था कि क्राइम ब्रांच को अपनी रिपोर्ट सबमिट करने का और उसके बाद केस क्लोज हो जाता। यहाँ श्रद्धानंद भी मज़े से अपनी ज़िंदगी एंजॉय कर रहा था, लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने इस केस को पूरा पलट कर रख दिया। क्राइम ब्रांच के एक ऑफिसर का दोस्त महादेव कर्नाटका पुलिस में था। वो एक दिन सिविल ड्रेस में ठेके पर गया, जहाँ उसने 2 व्यक्ति के बीच बातचीत सुनी। उनमें से एक व्यक्ति नशे में पुलिस वालों को कामचोर निकम्मा कह रहा था। जब यह कांस्टेबल ने उस शराबी से बातचीत करी और उसे निकम्मा बोलने की वजह पूछा, तब उसने बताया कि हमारे साहब ने एक जिंदा लड़की को अपने घर में दफना दिया और आज तक पुलिस वाले उसे ढूंढ नहीं पाए। इतना सुनते ही कांस्टेबल ने उस व्यक्ति को चने के झाड़ पर चढ़ाते हुए कहा, ऐसा हो ही नहीं सकता। तब वो बताता है जिसे उसके साहब ने दफनाया था वह कोई मामूली लड़की नहीं थी, वह अरबपति साकिरे खलीली थी। इतना सुनते ही पुलिस वाले के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। जिसे पुलिस 3 सालों से ढूंढ रही थी, उस महिला की 3 साल पहले ही मौत हो चुकी थी। उसे मारने वाला और कोई नहीं, उसका पति श्रद्धानंद ही था। इतना सुनने के बाद कांस्टेबल तुरंत अपने सीनियर ऑफिसरों को ये सब बात बताता है और वो तुरंत नशे में धुत उस व्यक्ति को हिरासत में ले लेते हैं और उसका नशा उतरने का इंतज़ार करते हैं। जैसे उसका नशा उतरता है, पुलिस तुरंत उस व्यक्ति के साथ सख्ती से पूछताछ चालू कर देती है। पूछताछ में उसने अपना नाम राजू बताया। यह भी बताया कि वो श्रद्धानंद का नौकर हुआ करता था, लेकिन 1.5 साल पहले ही उसने नौकरी छोड़ दी। उसने बताया कि उसके साहब श्रद्धानंद ने अपनी पत्नी को जिंदा ही ताबूत में बंद कर अपने घर में दफना दिया था। जिस ताबूत में महिला को उसने बंद कर दफनाया वह उसने ही खरीद के लाया था। इसके बाद पुलिस तुरंत उस राजू को उस ताबूत वाली दुकान पर ले गई। दुकानदार से उस ताबूत के बारे में पूछा गया, जिसके बाद वहाँ के ओनर ने 3 साल पुराना रिकॉर्ड देखकर यह कंफर्म कर दिया कि जिस तारीख को यह ताबूत बेचा गया था और जिसे बेचा गया था उस व्यक्ति का नाम श्रद्धानंद है। बस अब क्या था, इतना सबूत मिलते ही पुलिस श्रद्धानंद के घर गिरफ्तार करने पहुंच गई। लेकिन जब श्रद्धानंद से इसके बारे में पूछा गया तो वह पहले इनकार कर रहा था, लेकिन जैसे ही पुलिस ने उस नौकर को उसके सामने लाया तो श्रद्धानंद के पसीने छूट गए। लेकिन अभी भी वह अपने पावर का घमंड करते हुए पुलिस वालों को डरा धमका रहा था। इस बार पुलिस के पास श्रद्धानंद के खिलाफ पक्का सबूत था, इसलिए उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। उसे इस केस के बारे में सख्ती से पूछताछ करने लगे। पूछताछ के दौरान उसने यह कबूल कर लिया कि उसी ने साकिरे खलीली को मारा था। इसके बाद उसने अपनी कहानी को शुरू से पूरी सुनाई। श्रद्धानंद 1983 में एक इवेंट के दौरान पहली बार साकिरे खलीली से मिला था। उसे जल्द ही पता चल गया था कि साकिरे खलीली करोड़ों की मालकिन है, लेकिन लड़का ना होने के कारण वह दुखी रहती है। इसके बाद श्रद्धानंद ने अपने प्यार के जाल में फंसाना चालू कर दिया, जिसके बाद साकिरे खलीली उसके प्यार में फंसते चली गई और आगे चलकर उन्होंने अपने पति को डाइवोर्स दे दिया। कुछ सालों तक तो ये सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे साकिरे खलीली को अपनी प्रॉपर्टी के ऊपर श्रद्धानंद के बुरी नज़र के बारे में पता चला। इसके बाद साकिरे ने यह फैसला किया कि वह अपनी सारी प्रॉपर्टी अपनी बेटी के नाम कर देगी और उन्होंने प्रॉपर्टी उनके नाम करना चालू भी कर दिया। जब यह बात श्रद्धानंद को पता चली तो वह घबरा गया था कि कहीं पूरी प्रॉपर्टी उसके हाथ से ना निकल जाए, इसलिए उसने साकिरे खलीली को गायब करने का प्लान बनाया। 28 अप्रैल 1991 श्रद्धानंद ने अपने घर के सारे नौकरों को उस दिन छुट्टी दे दी थी। इसके बाद श्रद्धानंद ने साकिरे के लिए चाय बनाई, जिसमें उसने बेहोशी की दवा मिला दी, जिसे पीने के बाद वह बेहोश हो गई। इसके बाद श्रद्धानंद ने उसे गद्दे में लपेटकर ताबूत में डालकर बंद कर दिया।
श्रद्धानंद ने यह सब कुछ पहले से प्लान किया था, इसलिए उसने पहले ही ताबूत बुलवाकर रख लिया था और साथ ही घर के गार्डन में उसने पानी की टंकी के लिए गड्ढा भी खुदवाया था। लेकिन वह गड्ढा पानी की टंकी के लिए नहीं बल्कि शाकिर खलीली को दफनाने के लिए किया गया था। इसके बाद ताबूत को उस गड्ढे में डालकर उसके ऊपर से मिट्टी ढाक दी। श्रद्धानंद ने अपने नौकर राजू से कुछ मजदूरों लाकर उसके ऊपर फर्श बनवाने को कहा। साथ ही उसने फर्श के ऊपर इटालियन मार्बल लगाने को कहा, जिसे उसने पहले से ऑर्डर दे दिया था। मजदूरों ने बहुत ही खूबसूरत फर्श बनाया, लेकिन उन्हें क्या पता था कि वह फर्श जहां बना रहे हैं उसके नीचे एक जिंदा महिला दफन है। इसके कुछ दिन बाद श्रद्धानंद ने अपने घर पर पार्टी रखी, जिसमें दारू और चखना नाच गाना था। यह पार्टी ठीक उसी जगह हो रही थी जहां पर शाकिर खलीली को जिंदा दफनाया गया था। ऐसे 3 सालों तक यूं ही श्रद्धानंद इसी तरह से पार्टी करता रहा। श्रद्धानंद टैक्स प्रॉपर्टी के मामले पहले से ही चालाक था, इसलिए उसने पहले ही शाकिर खलीली की सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा ली। इतना सुनने के बाद पुलिस श्रद्धानंद को उस जगह पर लेकर जाती है जहां उसने शाकिर खलीली को 3 साल पहले दफनाया था। जब वहां खुदाई की गई तो वहां से ताबूत बरामद हुआ, जिसके अंदर से एक कंकाल और कुछ गहने निकले। गहनों के जरिए सबा ने उस कंकाल को अपनी मां का पहचान बताया, लेकिन पुलिस ने तब भी एक बार डीएनए सैंपल किया। यह भारत का पहला एक ऐसा केस था जिसमें पुलिस ने पहली बार डीएनए की जांच करवाई थी। फॉरेंसिक टीम ने जब ताबूत की जांच करी तब उन्होंने पाया कि ताबूत में खरोचे जाने के निशान थे, जिससे यह अंदाज़ा लगाया गया कि जब शाकिरा बेहोश के बाद जब होश में आई तब वहां से बाहर निकलने की हर मुमकिन कोशिश कर रही थी, लेकिन दम घुटने की वजह से उसकी मौत हो गई। जल्द ही यह खबर मीडिया पे आई, जिसे सुनने के बाद लोग हैरान थे कि आखिर कोई व्यक्ति इतना लालची और कठोर दिल का कैसे हो सकता है। अपनी पत्नी को जिंदा दफना के उसके ऊपर सालों साल तक पार्टी करता रहा। 30 अप्रैल 1994 श्रद्धानंद अरेस्ट हुआ था। 11 साल तक यह केस चलता रहा। 150 लोगों की गवाही हुई। इसके बाद 2005 को बेंगलोर के सेशन कोर्ट ने श्रद्धानंद को शाकिरा खलीली की हत्या के मामले में मौत की सजा सुनाई। अदालत का यह कहना था कि यह द रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस है। इसके बाद यह मामला हाई कोर्ट पहुंचा, जहां श्रद्धानंद की फांसी के फैसले को कायम रखा। 2008 में यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया, जहां सुप्रीम कोर्ट ने उसकी फांसी को उम्र कैद में बदल दिया। लेकिन इसमें यह बात और जोड़ी गई कि श्रद्धानंद को कभी भी पैरोल जमानत जैसी छूट नहीं दी जाएगी। कुछ साल बेंगलोर में रहने के बाद श्रद्धानंद ने अपील किया कि उसे मध्य प्रदेश की सागर जेल में शिफ्ट किया जाए, जिसे कोर्ट मान ली और उसे मध्य प्रदेश के सागर जेल में शिफ्ट कर दिया गया। मीडिया ने इस केस को नाम दिया डांसिंग ऑन द ग्रेव, जिसके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बनी है जो अमेज़न प्राइम पर 2023 में रिलीज़ हो चुकी है। आपका इस केस के ऊपर क्या विचार है हमें ज़रूर बताएं। हम फिर मिलेंगे इसी तरह की एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें, खुश रहें, सतर्क रहें। धन्यवाद।